नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ़ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मेकर ऑफ़ मॉडर्न टीचर पर झारखंड डीएलएड और जेटेट, सीटेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए एक बृहद श्रृंखला को शुरू करके रखा है। इसमें हम आज जानेंगे अपने जेटेट और सीटेट में पेपर 2 में एसएसटी विषय के लिए टीचर बनने हेतु इतिहास विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को जो हमने शुरू किया है, उसमें अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास कक्षा 6 की जेसीईआरटी यानी कि झारखंड राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद द्वारा प्रकाशित प्राचीन भारत की पाठ्यपुस्तक के श्रृंखला में 4 अध्यायों को पढ़ लिया था। आज इसका 5वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीवन की विभिन्न शैलियाँ यानी कि ऋग्वैदिक कालीन जीवन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पाठ जो है आपको न सिर्फ जेटेट, न सिर्फ सीटेट, जैक डीएलएड, यहाँ तक कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। इस पाठ से यूपीएससी तक, जेपीएससी तक प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को देखें और समझने का प्रयास करें, और जहाँ भी कोई दिक्कत लगे, डाउट लगे, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन। ऋग्वेद, आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद जो है ना, यह दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में जानी जाती है। यूनेस्को ने भी इस बात को घोषित किया है। हम लोग देखते हैं समकालीन कांस्य युगीन सभ्यता। इसके पीछे हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का काल हमने पढ़ा था कि 2500 से 1750 ईस्वी तक का काल रहा था। इतने लंबे काल तक चलने वाला हड़प्पा काल अचानक से कैसे नष्ट हो गया? तो हमने कई सारे कारण पढ़े कि बाढ़ आया होगा। हमने पढ़ा कि आर्यों का आक्रमण इसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। आर्य किन्हें कहा जाता था? माना जाता है कि मध्य एशिया। यह मान है आपको मैक्स मूलर, जो कि जर्मनी के रहने वाले एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। उनका कहना है कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए थे, आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों से आए हैं, ऐसा मत हम मानते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। कई अन्य विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किया है, लेकिन सर्वमान्य है कि आर्यों का निवास स्थान सर्वप्रथम मध्य एशिया था। उन्होंने जब भारत में आगमन किया तो उस समय यहाँ की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, और इस हड़प्पा सभ्यता को बदलकर उन्होंने आर्य या वैदिक सभ्यता का यहाँ पर उत्पादन किया, निष्पादन किया। और उनके बारे में जो अधिक जानकारियाँ हमें मिलती है वह ऋग्वेद से मिलती हैं। पिछले अध्याय में हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा। इसके पतन के बाद एक नई संस्कृति का पता चलता है, और इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसीलिए इस संस्कृति को हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद का अर्थ होता है विद्या यानी कि ज्ञान। यह विद धातु से बना है। अब ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल को हम समझते हैं। माना जाता है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है, और ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व में हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल माने गए हैं। आगे ऋग्वेद की रचना जिस भाषा में हुई है वह संस्कृत भाषा है, और संस्कृत को भारोपीय परिवार की भाषा माना जाता है। संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारत में बोली जाने वाली कुछ अन्य भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, असमिया, कश्मीरी और सिंधु। यूरोप की अनेक भाषाएं हैं, जर्मन, अंग्रेजी तथा एशियाई भाषाएं हैं, फारसी। इन सब में कुछ कुछ समानता देखने को मिलती है। एक उदाहरण से देखिए कि संस्कृत में बोला जाने वाला शब्द मातृ, जिसका हिंदी अर्थ माँ होता है, अंग्रेजी में मदर, फारसी में मादर और असमी में माँ, उड़िया में माँ, जर्मन में मुटर।
संस्कृत में पितृ जो हिंदी में पिता कहलाता है, अंग्रेजी में फादर और फारसी में पिदर, असमी में डेंटा, उड़िया में बप्पा और जर्मन में वेटर। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया। एक सूक्त में कई ऋचाएं होती हैं। इन ऋचाओं की गिनती करने पर पता चलता है 10,528 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले पुरुष थे। कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा भी सूक्तों की रचना का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत है। अगर हम देखें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता किसे माना गया है? इंद्र को। इन्हें पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो ये भी प्रश्न बनता है। इंद्र के स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। और दूसरे प्रमुख देवता हैं अग्नि, जिनके लिए 200 सूक्त लिखे हुए हैं। ऋग्वेद का पहला और 9वां मंडल सबसे नवीन है। इसमें जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही कहा जाता है पौरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यानी कि ब्रह्मा के सर से यानी मस्तक से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के बाहु से यानी कि क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य और पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस बात का वर्णन मिलता है। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में पता करें, उनके परिवारों को पहचानने की कोशिश करें। आगे देखते हैं कश्मीर में मिली ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना, जिसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि पुणे यानी महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इस पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया था। तो पूछा जाए ऋग्वेद की पहली पांडुलिपि कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। ऋग्वेद में कई नदियों का जिक्र है, जिससे ऋग्वैदिक काल में मानवों के बसने के क्षेत्रों का पता चलता है। इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नदी का वर्णन है? तो सिंधु नदी का। सरस्वती, शतद्री, सतलज, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, अस्किनी ये प्रमुख नदियां हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सतुद्री का मतलब सतलुज, विपाशा मतलब व्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, अस्कनी चिनाव इत्यादि हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो परुष्णी नदी है, रावी नदी, उसके किनारे ही दशराग्य युद्ध हुआ था, जिसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एक दूसरे की तरफ से लड़े थे, अलग अलग होकर लड़े थे एक दूसरे के विरुद्ध। और इस युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का सामाजिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गांव में रहते थे। गांव परिवारों से बना था। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। आज हम देखते हैं कि समाज में भिन्न जाति के लोग रहते हैं। उस काल में भी विभिन्न जातियों में लोग रहते थे। इन्हें वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर एवं शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। बीच में क्षत्रिय और वैश्य का स्थान है। आज यह मान्यता स्वीकृत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यह बात भी है कि ऋग्वैदिक काल में जो ये वर्ण व्यवस्था थी, यह जाति व्यवस्था नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसका आधार जन्म नहीं था बल्कि कर्म था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। यज्ञ आदि एवं शिक्षा का प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को ब्राह्मण यानी पुरोहित, युद्ध में भाग लेने वाले को क्षत्रिय तथा संपत्तियों को अर्जित करने वाले को वैश्य कहते थे। शूद्रों को सेवक के रूप में समझा जाता था।
बाद में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया, जो अगले अध्याय में पढ़ सकते हैं। समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने आदि का अधिकार था। वे भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थीं। घोषा, लोपा, मुद्रा आदि स्त्रियों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी की। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, जहाँ पर सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। यव यव किस अनाज को कहा गया है? जौ को कहा गया है। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था। मांसाहार का भी वर्णन मिलता है। आजीविका की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य कार्य क्या था, तो कृषि था। और ऋग्वैदिक काल में लोगों का प्रमुख कार्य क्या था? पशुपालन था। पशुओं में गाय का अधिक महत्व था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्या कहा गया है। तो ये पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में, किस पशु को अघन्या कहा गया है या अघन्या का क्या अर्थ होता है? गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य मतलब अनाज, लांगल मतलब हल, बैल तथा वपंती, वपंती का अर्थ बोना इत्यादि शब्द मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है उस काल के लोग खेती भी करते थे। उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे, जैसे रथ बनाने वाले रथकार, कपड़ों की बुनाई करने के लिए बुनकर, सोना, तांबा, कांसा के अनेक प्रकार की वस्तु का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है पनी। पूछा जाता है ऋग्वेद में वर्णित पनी का क्या अर्थ है? पनी का अर्थ होता है पशुओं की चोरी करने वाले। ठीक है। शासन व्यवस्था की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। सबसे छोटा स्तर गृह था, यानी कुल, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम, ग्राम मिलकर विश, विश मिलकर जन का निर्माण करते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिनी, विश का प्रधान विशपति और जन का प्रधान राजन होता था। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, यानी जनपद। राजन का चुनाव समिति करती थी। जन के प्रत्येक परिवार गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। मतलब कि समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक काल में जितने भी परिवार होते थे, हर परिवार के सदस्य आपको वहाँ के समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा एवं विदथ नाम की 2 संस्थाएं थीं। तो कहा जाए तो ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख संस्थाएं थीं। एक हो गया समिति, एक हो गया सभा और तीसरा हो गया विदथ, जो सैनिक एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। सभा में जनों के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जन सभा कहा जाता था। महिलाएं सभा एवं विदथ में भाग ले सकती थीं। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करते थे। राजा का प्रमुख काम जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। आज की तरह उसके पास अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध करने के दौरान एक सेना का संगठन होता था और लड़ाइयाँ पुरुष लड़ते थे। ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग मिलता है बलि। बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। प्रथम, यज्ञ में आहुति के लिए, और दूसरा, लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार देने के लिए धन के रूप में। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं 2 प्रकार से बलि का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन की जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे, जैसे वरुण, इंद्र, अग्नि, यम, सोम इत्यादि। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी राजा माना गया है। तो पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में कौन से देवता सबसे प्रमुख थे? तो इंद्र।
ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। जिस समय वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय देश के दूसरे भाग में क्या हो रहा था उसको भी समझते हैं। अब देखिए, यह एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है बात, इनाम गांव। इनाम गांव भी उसी समय की एक समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था थी। अभी तक हमने देखा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद कहाँ से कहाँ तक था आपने देख लिया। जब हम लोग इस पूरे अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे प्राचीन काल के भारत के इतिहास को, तो मैं आपके सामने प्राचीन काल के भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लाऊंगा। लेकिन तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के ऊपर है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उत्खनन के पश्चात कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले हैं, जिनमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। एक 5 कमरों वाला घर भी मिला है, जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम है। संभवतः अनाज एकत्रित किया जाता होगा। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे हैं, जिसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए किया जाता होगा। यहाँ से लाल रंग के कई बर्तन मिले हैं, जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार एवं हथियार, तांबे एवं हाथी के दांत, सीप से बने गहने। इनाम गांव में कई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से कुछ मूर्तियां धार्मिक महत्व की हैं। वहाँ गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियां भी मिली हैं। इनाम गांव में कब्रों से कंकाल के साथ बर्तन मिले हैं। देखिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कब्रों से कंकाल के साथ बर्तन भी मिले हैं। और ये स्थल इसलिए भी प्रसिद्ध रहा है क्योंकि यहाँ शवों को दफनाते समय एक विशेष ध्यान दिया गया है कि शव का सिर उत्तर की ओर होता था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किस स्थान से खुदाई के दौरान शव मिले हैं जिसमें सिर उत्तर की ओर पाया गया है। पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया। शव के पैर मुड़े थे। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। ठीक है। अब महापाषाण। महापाषाण का मतलब हो गया बड़े बड़े पत्थर। झारखंड में हम पत्थल खड़ी या हरगड़ी इस प्रथा को समझते हैं। यह एक ऐसी प्रथा है जब हमारे जनजातीय समाजों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने के पश्चात उसकी कब्र के बगल में या उसके जहाँ पर शव को दफनाया गया है उस स्थान पर बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता है। यह चिन्हित करने के भी काम आता है कि स्थल को, और दूसरा पूजन स्थल के रूप में उसे माना जाता है। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में आज से 3000 साल पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। भारत में आदि चन्नलूर, तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी आदि महापाषाणिक पुरास्थल हैं। कुछ महापाषाण, इन्हें मेगालिथ भी कहा जाता है, जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर होते थे। कई कब्रों से कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान मिले हैं। ये सामान मरे हुए व्यक्ति की समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी यानी आंध्र प्रदेश में एक कब्र से 33 सोने के मनके एवं शंख मिले हैं और दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन। तो ये हो गए। इन दोनों कब्रों से प्राप्त सामान के आधार पर आकलन कीजिए कि मृतक की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। तो माना जा सकता है बहुत अमीर है। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में कई मेगालिथ मिले हैं। फिर भी खुदाई के अभाव में इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये माना जाता है झारखंड में महापाषाण संस्कृति रही होगी। देखिए चित्र देख रहे हैं। क्या है मेगालिथ? प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु की स्मृति चिन्ह है। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। पुरातत्व की भाषा में इसे डॉलमेन कहा जाता है।
डॉल्मेन कार समझ गए। मेगालिथ भारत के कई हिस्से में मिले हैं। इसमें बुर्ज होम कश्मीर, शिलांग मेघालय, मणिपुर, नागपुर, दुर्ग मध्य प्रदेश आदि स्थान शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ मिले हैं। झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। सबसे प्रमुख क्वेश्चन यहाँ है, देखिए कि सिल्ली रांची के पास चोखाहातू में लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। ये मेगालिथ महापाषाण झारखंड के आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष हैं। झारखंड के कुछ मेगालिथ निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक दिखती है। ऐसे मेगालिथ पंकरी, बरवाडी, चानो, फुरका, कटिया, मुर्गे आदि स्थानों से मिले हैं। इन स्थानों को ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद सूर्य के परागमन के अध्ययन करने के लिए बनाया गया होगा। पंकरी बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश विदेश से लोग जुटते हैं। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय किसे जाता है? सुभाषिष दास। देखिए इनका चित्र। लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता से अनभिज्ञ थे और सुभाषिष दास ने बहुत इसको पहचान दिलवाए। सर्वप्रथम उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की। हजारीबाग एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, बुल्लू इमाम ने खोजा था ना, क्या खोजा था? इसको प्रखंड में आपको शैल चित्र। यहाँ कई जनजातियों के मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्षों से आज तक जीवित है। मुंडा, उरांव और असीर जनजातियों ने हर गांव में कब्रगाह है जिसमें हर घड़ी किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद और गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते हैं। उसे बिरदिरी या बुरोदिरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान कहाँ गया? पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थरों को मेहनीर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे के अध्याय को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।